हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड से यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है ट्राइबल्स, दीकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया है हमें। तो देखिए, सबसे पहले क्या बताया हमें। इन 1895 अ मैन नेम्ड बिरसा। ठीक है, यहाँ पे हमें बिरसा नाम के एक मैन का नाम बताया गया है कि भाई 1895 में एक इंसान था कि जिसका नाम बिरसा था, जो कि घूमते हुए देखा गया था फॉरेस्ट में और विलेजेस में, छोटा नागपुर के, जो कि झारखंड में स्थित है। पीपल सेड ही हैड मिराक्युलस पावर्स, यानी कि जो वहाँ के लोग थे वो मानते थे कि भाई वो जो लड़का है, बिरसा नाम का लड़का है, उसके पास मिराक्युलस पावर्स हैं, यानी कि उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। ही कुड क्योर ऑल डिसीजेज एंड मल्टीप्लाई ग्रेन। सब समझते थे कि यार वो तो सारे डिसीजेज जो हैं उनको क्योर कर सकता है, और तो और वो जो ग्रेन्स जो होते हैं, जो खाने की चीज़ें होती हैं, उनको भी मल्टीप्लाई कर सकता है। बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल। यानी कि जो बिरसा नाम का जो इंसान था, उसने खुद ही बताया कि भाई जो गॉड है, जो ईश्वर है, उसने एक संदेशे के रूप में उसे धरती पर भेजा है लोगों की मदद करने के लिए। फ्री देम फ्रॉम स्लेवरी ऑफ डीकूज आउटसाइडर्स। और तो और उसने ये बताया कि गॉड ने, ईश्वर ने उसको इसलिए भेजा है ताकि वो अपने लोगों को स्लेवरी से बाहर निकाले। यानी कि स्लेवरी मतलब क्या होती है कि किसी और के शासन के नीचे वे ना रहें, अपने लोगों को वो बचा सके। तो ऐसे ही गॉड ने इस बिरसा राम के इंसान को अपॉइंट किया था, ऐसा वो बता रहा था। दिकोज क्या होते हैं, तो भाई दिकोज आउटसाइडर्स, जैसे कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए थे, तो भाई ब्रिटिशर्स हमारे लिए कम्प्लीटली आउटसाइडर हो गए थे। तो भाई वैसे ही दिकोज जो थे वो भी हम पर राज चलाते थे। तो बिरसा ने कहा कि मैं इसका स्लेवरी का जो सारा फंडा है वो भी क्लियर करने आया हूँ। Soon thousands began following Birsa, believing that he was भगवान and had come to solve all their problems. फिर धीरे धीरे करके हज़ारों लोग मानने लगे कि हाँ भाई, ये बिरसा जो है वो हमें इन लोगों से बचाने के लिए आया है और वो भगवान का इंसान है, यानी कि भगवान के भेजे हुए एक दूतों में से एक है। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है। बिरसा वॉज बोर्न इन फैमिली ऑफ मुंडास। यानी कि बिरसा जो थे वो मुंडास की फैमिली में बॉर्न हुए थे। उन्होंने मुंडास की फैमिली में जन्म लिया था। अभी मुंडास क्या है, तो भाई मुंडास एक ट्राइबल ग्रुप है कि जो छोटा नागपुर में रहते हैं। बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन, सैंथल्स एंड ओरानोस। पर भाई ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुंडन्स ही, जो मुंडास है वही उसको फॉलो करते थे, लाइक बिरसा को। ऐसा नहीं था, जो सटल्स और ओरियंस जो दूसरे थे वो भी बिरसा को फॉलो करते थे। अदर ट्राइब्स वाले जो लोग थे वो भी बिरसा को फॉलो करते थे। ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वर अनहैप्पी विद ऑल चेंजेस दे वर एक्सपीरियंसेस एंड द प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल। यानी कि भाई सारे ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो भाई सारी ट्राइब्स अलग अलग तरीक़ों से बहुत ही ज़्यादा नाखुश थी अपने आसपास के चेंजेस को लेकर, और जो प्रॉब्लम्स, जो मुश्किलें उनको एक्सपीरियंस करनी पड़ रही थी ब्रिटिश रूल के अंतर्गत, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। देयर फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ सीम्ड टू बी डिसअपियरिंग। और भाई जैसे वो लोग पहले रह रहे थे वैसे अब नहीं रह रहे, ऐसे कुछ उनको सिमिलैरिटी नहीं दिखी अपनी लाइफ में, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। देयर लाइवलीहुड्स वर अंडर थ्रेट। और भाई और तो और क्या था कि उनकी जो जीवन थी, उनका जो पूरा जीवन था वो भी कैसे, तो भाई लाइफ थ्रेट में था। यानी कि कह सकते हैं कि भाई कोई भी कभी भी आके किसी को भी मार के चला जाता था। लाइफ पे हमेशा एक घेरा सा बना रहता था। फिर देखिए उसके बाद क्या बताया गया है। एंड दैट रिलीजन अपीयर टू बी इन डेंजर। और उनका जो रिलीजन जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में हो ऐसा दिखाई पड़ रहा था। What problems did बिरसा set out to resolve? यानी कि भाई कौन से ऐसे मुश्किल थे, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो बिरसा ने ठीक कर दिए। Who were the outsiders being referred as Dikus? और भाई कौन है ये आउटसाइडर्स के जिनको हम डिकूज नाम से जानते हैं। एंड हाउ डिड दे enslave the people of our the region? और कैसे उन्होंने भाई हमारे लोगों को स्लेव बना दिया, कैसे उन्होंने हमारे लोगों को लाइक काम करवाया हमारे लोगों से, कैसे ये सब हुआ। हाउ डिड देयर लाइफ चेंज, कैसे उनकी जो पूरी ज़िंदगी थी वही पलट गई, कैसे पूरा सिक्का ऐसे से ऐसे घूम गया।
These are some of the questions you will read about in this chapter. और यही चैप्टर में हम देखने वाले हैं इन्हीं सारे क्वेश्चंस के जवाबों को. फिर देखिए उसके बाद क्या बताया गया है. यू हैव रेड अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज़ लास्ट ईयर. देखिए अगर आपको पता हो तो लास्ट ईयर आपने ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा था. मोस्ट ट्राइब्स हैड कस्टम्स एंड रिचुअल्स दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाय ब्राह्मण्स. यानी कि भी जो मोस्टली जो ट्राइबल लोग होते थे कि जो विलेजेस में रहते थे उनके कस्टम्स और रिचुअल्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अलग थे. जो लाइक ब्राह्मणों ने जो रिचुअल्स जारी किए थे उससे काफ़ी ज़्यादा अलग थे. उनके रिचुअल्स सेम नहीं थे. These societies also did not have the sharp social divisions that were characteristics of caste societies. और भाई ये जो सोसाइटीज़ जो थी ट्राइबल सोसाइटीज़ जो थी उनके अंदर शार्प सोशल डिविजन्स भी नहीं थे. लाइक अलग अलग कास्ट या कास्टिज़म या ऐसा कुछ नहीं था. लाइक डिविजन्स नहीं थे. और क्या कह सकते हैं कि भाई सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स थे कास्ट सोसाइटीज़ के. ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब दो ऑफ themselves as sharing common ties of kindship. यानी कि भाई वो भले ही वो थोड़े थोड़े अलग हों लेकिन भाई हम कह सकते हैं कि नहीं यार लाइक असमानता में भी उनमें एकता थी. However, this did not mean that there were no social and economic differences within the tribes. पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उनके अंदर थोड़ी भी लाइक असमानता नहीं थी. असमानता तो थी भाई. कैसे थी तो भाई थोड़ी थोड़ी सोशल थी और थोड़ी थोड़ी इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे उनके ट्राइब्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के अंदर. तो चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है हमें इसके संदर्भ में. हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव. यानी कि जो ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो कैसे रहते थे उनका रहन सहन कैसे था वो देख लेते हैं हम एक बार. देखिए यहाँ पे क्या बताया गया हमें. ठीक है तो यहाँ पे बताया गया है हाउ डिड ट्राइबल्स ग्रुप लिव. यानी कि जो ट्राइबल्स का जो ग्रुप है वो कैसे रहते थे कहाँ रहते थे क्यों रहते थे वो सभी हम जानेंगे. तो देखिए बाय द 19th सेंचुरी जैसे जैसे आई ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़. ट्राइबल लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ जो थे उनमें इन्वॉल्व होने लगे. लाइक कुछ लोग जो थे वो फार्मिंग एक्टिविटी जो है मेनली फार्मिंग एक्टिविटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा लाइक फेमस थी उनके ज़माने में. तो वो सारे ट्राइबल लोग तो मोस्टली फार्मिंग ही करते थे. बट फार्मिंग के साथ साथ कुछ लोग लाइक अलग शहर में काम करने जाते थे या कुछ अलग अलग काम वो अपने हिसाब से ढूंढ ही लेते थे. तो भाई वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ में वो लोग इन्वॉल्व थे. काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो थी उनमें ट्राइबल लोग इन्वॉल्व थे. सम वर झूम कल्टिवेटर्स. कुछ जो उनमें से थे कुछ जो ट्राइबल पीपल में से थे वो कौन थे तो भाई वो झूम कल्टिवेटर्स थे. भाई अब ये झूम कल्टिवेटर्स क्या होता है झूम कल्टिवेशन क्या होता है इन सभी के बारे में हम जानेंगे. तो देख लेते हैं. सम ऑफ देम प्रैक्टिस्ड झूम कल्टिवेशन. झूम कल्टिवेशन याद रखिएगा आप. दैट इज़ शिफ्टिंग कल्टिवेशन और जिसको हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन के नाम से भी जानते हैं. दिस वॉज डन ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड. स्मॉल पैचेस जो होती है लैंड की यानी कि कुछ छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े होते हैं उन पे ये जो फार्मिंग है उसको कैरी आउट किया जाता था. मोस्टली इन फॉरेस्ट और मोस्टली तो जो जंगल होते थे उनमें ही इनको कैरी आउट किया जाता था. फिर देखिए आगे क्या बताया गया है. द कल्टिवेटर्स कट द ट्रीज़ टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड. फिर वो लोग क्या करते थे कि जो ट्रीज़ होते थे लाइक बड़े बड़े ट्रीज़ होते थे उनको कट कर देते थे ताकि जो सनलाइट जो है ना लाइक सनलाइट एकदम सीधी जो है लैंड पर पड़े. सन की रेज जो है एकदम सीधी हमारे लैंड पर आकर पड़े. फिर देखिए उसके बाद हमें क्या बताया गया है. एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टिवेशन. और जो भी लाइक छोटी छोटी घास जो थी जो लाइक उग गई हो ना उसको सनरेज के हिसाब से सनरेज का यूज़ करके उन सभी को इराडिकेट कर दिया जाता था. तो जब ये पूरी जो लैंड थी वो एकदम इवन हो जाती थी तो उसके बाद वो लोग क्या करते थे कि भाई देखिए आगे रीड करते थे हम. दे स्प्रेड द ऐश फ्रॉम फायरिंग. फिर वो क्या करते थे कि आग जलाकर जो ऐश है उसको सारी जगह फैला देते थे. विच कंटेंड पोटाश टू फर्टाइल द सॉइल. और उसके अंदर क्या होता था तो भाई पोटाश होता था ताकि जो सॉइल है वो पूरी तरीके से फर्टिलाइज हो जाए यानी कि पूरी तरीके से अच्छी हो जाए. दे यूज्ड द एक्स टू कट ट्रीज एंड द होए टू स्क्रैच द सॉइल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर कल्टिवेशन. वो लोग क्या करते थे भाई एक एक्स का इस्तेमाल करते थे जो ट्रीज़ जो है उनको कट करने के लिए और तो और वो एक होई नाम के ऑब्जेक्ट का यूज़ करते थे. देखिए यहाँ पे शायद आपको दिया गया होगा. हुई का मीनिंग शायद नहीं दिया गया है. हुई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे आप जो ट्रीज़ हैं उनको कट कर सकते हैं.
तो वो लोग ऐसे जो ट्रीज़ जो होते हैं उनको स्क्रैच कर देते थे, फिर कट कर देते थे, ऐसा सब कर देते थे। फिर देखिए उसके बाद हमें क्या बताया गया है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर कल्टिवेशन। और ऐसे ही करते करते वो लोग अपनी पूरी जो लैंड है उसको कल्टिवेशन के लिए तैयार करते थे। They broadcast the seeds, that is, scattered the seeds on the field instead of plowing the land and sowing the seeds. वो क्या करते थे कि भाई खुली तरीके से ही जो सीड्स होते थे उनको डाल देते थे इधर उधर, ताकि जो फील्ड जो है वो इन सीड्स को एब्जॉर्ब कर ले और बाद में नए जो वृक्ष हैं वो उगकर आगे आ सके। पर वो प्लोइंग वोइंग सब कुछ नहीं करते थे, कुछ भी टाइप का लाइक ट्रैक्टर वैक्टर से जो आज हम प्लोइंग करते हैं वैसा कुछ करते नहीं थे वो लोग। फिर देखिए वंस द क्रॉप वॉज रेडी एंड हार्वेस्टेड दे मूव्ड टू अनदर फील्ड। और जैसे ही जो क्रॉप जो होता था वो एक बार हार्वेस्ट हो गया, यानी कि उग कर उसको जब एक बार उन्होंने काट लिया, तो वो क्या करते थे कि भाई वो जो पूरी लैंड है उसको छोड़ देते थे और अलग अनदर फील्ड में चले जाते थे। अ फील्ड दैट हैड बिन कल्टिवेटेड वंस वॉज लेफ्ट फैलो फॉर सेवरल ईयर्स। और एक बार लाइक खेती हो जाती थी फील्ड में, तो उसके बाद वो लोग क्या करते थे कि भाई उस पर्टिकुलर जगह को छोड़ देते थे और बाद में अलग जगह पर चले जाते थे। फिर से आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। देखिए क्या होता था कि पूरे लाइक फॉरेस्ट टाइप्स एरिया होते थे जहाँ पे काफ़ी सारे मात्रा में जो है ट्रीज़ हुआ करते थे। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने बताया है बहुत सारे ट्रीज़ हैं, ठीक है। आप मान लीजिए एक फॉरेस्ट जो है उसमें बहुत सारे ट्रीज़ हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि भाई फॉरेस्ट में ये ट्रीज़ जो होते हैं उनको सनलाइट जो होती है ना उससे एक्सपोज करते हैं। सनलाइट जो होती है उससे वो लोग उन्हें एक्सपोज करते थे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सनरेज जो होती हैं वो पूरी इन ट्रीज़ पर पड़ती हैं, तो इसकी वजह से जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, तो भाई ट्रीज़ जो होते हैं पूरी तरीके से जल जाते हैं। तो ट्रीज़ के जल जाने के कारण क्या होता है कि जो पूरी लैंड जो होती है वो एकदम ईवन हो जाती है, एकदम ऐसे ईवन हो जाती है। और तो और जो छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे होते हैं वो भी धीरे धीरे करके इरेडिकेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि भाई उसके बाद उसके अंदर क्या डाला जाता है, तो उसके अंदर छोटे छोटे सीड्स को इधर उधर करके फैला दिया जाता है। फिर जब एक रेडी हो जाता है क्रॉप, जब वो जो लैंड होती है उसमें अच्छे से जब कोई क्रॉप जो होता है वो रेडी हो जाता है, जैसे कि आप वीट का एग्जांपल ले लो, तो अगर वीट जो है वो यहाँ पे रेडी हो जाता है तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे करके ये जो पूरा क्रॉप होता है उसको वो लोग निकाल कर हार्वेस्ट कर लेते हैं। यानी कि क्या कर लेते हैं भाई, काट देते हैं, अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं। और बाद में वो लोग क्या करते हैं, तो भाई बाद में जाकर वो जो पूरा लैंड होता है उसको बैरन छोड़ देते हैं। जब उन्होंने एक बार कल्टीवेट कर लिया उसके बाद वो पूरा लैंड को वो क्या छोड़ देते, तो भाई बैरन छोड़ देते हैं, बैरन। और वो बैरन लैंड को वहीं पर वैसे का वैसा छोड़कर वो लोग एक जगह से दूसरी कोई फील्ड जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हो वैसी जगह पर जाते हैं और फिर वो सेम प्रोसीजर जो होती है उसको फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। गौर दीजिएगा मेरे वर्ड्स पर, पूरी जो प्रोसेस होती है उसको वो लोग रिपीट करते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, तो भाई इसी को हम झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, जिसे हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो भाई जिसे हम दूसरे नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन जानते हैं। तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो बहुत सारे लोग पहले के ज़माने में करते थे, ऐसा हमें बताया गया है। फिर देखिए आगे बताया गया है फील्ड दैट हैड बीन कल्टिवेटेड वंस वाज लेफ्ट फैलो फॉर ईयर्स, यानी कि जो फील्ड एक बार जहाँ पे उसमें वहाँ पे कल्टिवेशन हो गई तो फिर बाद में बहुत सारे सालों के लिए वो वैसे ही छोड़ दिया जाता था उसको। शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स जो थे वो कहाँ पे मिलते थे हमें, तो भाई जो हिली फॉरेस्टेड ट्रैक्स होते थे जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ होते थे नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में, वहाँ पर हमें झूम कल्टिवेशन देखने को मिलता था। The lives of these tribal people dependent on free movement within the forest and on being able to use the land and forest for growing their crops। और ये जो वहाँ के लोगों की जो जानें थी वो किस चीज़ पर डिपेंडेंट थी, तो भाई वो ये जो जूम कल्टीवेशन जो है उस पर ही पूरी की पूरी डिपेंडेंट थी। लाइक उनका बेसिक एक्टिविटी जूम कल्टीवेशन ही था। लाइक एक जगह अगर यूज़ कर ली तो फिर दूसरे फील्ड में चली जाओ, दूसरे फील्ड को अगर आपने यूज़ कर लिया तो फिर आप कोई तीसरे फील्ड में चले जाओ। तो ऐसे करके वो लोग जूम कल्टीवेशन जो था वो कैरी ऑन करते थे और उनकी जो लाइफ जो थी उसको ऐसे ही वो लोग मेंटेन करते थे। फिर देखिए उसके बाद क्या बताया गया है हमें, उसके बाद हमें बताया गया है वो हम एक बार देख लेते हैं। यस,
एबल टू यूज़ द लैंड एंड फॉरेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और फिर वो लोग क्या करते थे कि भाई ये जो लैंड होती थी उसको वो लोग सारे पेड़ पौधों को उगाने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। दैट इज़ द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। और यही एकमात्र तरीका था कि जिससे वो लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है उसको कैरी आउट कर सकते थे। तो दोस्तों देखिए, मैंने आज आपको पूरा एकदम डिटेल में समझाया कि क्या ज़ूम कल्टीवेशन होता है, कैसे होता है वो, कैसे कौन से लोग, कौन से ट्राइबल पीपल उसको कैरी आउट करते हैं। तो दोस्तों आज हमने इंट्रोडक्शन जो था उसके साथ ही साथ जो ज़ूम कल्टीवेशन जो है उसको भी हमने कंप्लीट कर ही लिया है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मैं छोटे छोटे वीडियोज़ ही बना रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप बोर हो जाएं। ठीक है, तो मेरे वीडियोस एकदम छोटे रहेंगे, शॉर्ट और स्वीट रहेंगे, ताकि आपको कोई बर्डन भी ना पड़े और आप इजीली मेरी वीडियोस को देख सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम समवेयर हंटर्स एंड गैदरर्स को शुरू करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।